नमस्कार दोस्तों, UIS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं दीपक पांडे आज आपके साथ उपस्थित हुआ हूँ, जो कि हमारी श्रृंखला RO प्रैक्टिस बैच जो कि हमने 17 सितंबर से स्टार्ट किया है, तो उसके सेट नंबर 3 के साथ जो कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, उसको मैं अपने साथ लेकर के आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। लेकिन उसके स्टार्ट करने से जस्ट पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको 10 कक्षाएं मुफ्त में देंगे, तो उन 10 कक्षाओं का शेड्यूल जो है वो हम आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आप देख लीजिएगा स्लाइड पे। तो सेट वाइज और सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज जो है वो कैटेगराइज किया है हमने अपने डेमो क्लास के शेड्यूल को। तो वो जो है उसमें सेट 1 जैसा कि सामान्य हिंदी जिस दिन स्टार्ट हुआ था 17 सितंबर को, तो सेट 1 हम आपके साथ सामान्य हिंदी में विलोम भाग 1 डिस्कस कर चुके हैं। और विलोम भाग 1 डिस्कस करने के जस्ट बाद विलोम भाग 1 और इसके जस्ट बाद जो सेट नंबर 2 है उसमें हम सामान्य अध्ययन के 50 क्वेश्चन का एक सेट था, जो कि इतिहास से इतिहास भाग 1 जिसका टॉपिक था यूरोपीय कंपनियों का आगमन। आपके साथ डिस्कशन इसका हुआ है गजेंद्र प्रताप सिंह सर के माध्यम से। फिर आज हम सेट 3 लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसमें कि सामान्य हिंदी सब्जेक्ट है और इसका जो टॉपिक है वो है वाक्यांशों के लिए एक शब्द भाग 1। वाक्यांशों के लिए एक शब्द भाग 1। और इसके जस्ट बाद सेट 4 आपको मिलेगा। सेट 4 सामान्य अध्ययन, वो इतिहास भाग 2 होगा। इतिहास भाग 1 जो कि आप यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ चुके हैं, और इतिहास भाग 2 आप क्षेत्रीय शक्तियों का उदय मिस्टर गजेंद्र सिंह सर के माध्यम से आप पढ़ेंगे। फिर सेट नंबर 5 जो कि करंट अफेयर का टॉपिक होगा, जो जनवरी और फरवरी 2 महीनों पे डिपेंड होगा, और इससे रिलेटेड आपको 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मेरे थ्रू। और सेट नंबर 6 जो है वो आपका सामान्य अध्ययन का सेट रहेगा, जो कि स्टार्ट होगा विश्व का भूगोल से। विश्व का भूगोल भाग 1 और सामान्य परिचय दिया जाएगा उसमें। सेट नंबर 7 जो है वो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी है भाग 1, जो कि पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं सतत विकास तथा जैव विकास जैव विविधता के टॉपिक से शुरू होगा। और इसकी शुरुआत जो है वो हमारे बलवंत सिंह सर के माध्यम से की जाएगी, और उस दिन आप उनको पहली बार फेस करेंगे। और सेट नंबर 8 है जो कि सामान्य अध्ययन लेकर के आया जाएगा मिस्टर गजेंद्र सिंह सर के माध्यम से। वो रहेगा आपका टॉपिक भारतीय राज्य व्यवस्था भाग 1, जिसमें कि आप भारत का संवैधानिक विकास एवं संविधान की रचना से संबंधित 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे सर के साथ। और सेट नंबर 9 जो है वो सामान्य विज्ञान का सेट होगा। सामान्य विज्ञान के भाग 1 में आप वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, कोशिका यानी सेल्स, मानव स्वास्थ्य और रोग यानी ह्यूमन डिजीज एंड ह्यूमन हेल्थ के बारे में आप 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन हमारे माध्यम से करेंगे। और सेट नंबर 10 जो कि फ्री डेमो क्लासेस का लास्ट सेट होगा, वो रिलेटेड होगा भारत का प्राचीन इतिहास भाग 1। इतिहास अभी तक आपका था, लेकिन वो प्राचीन इतिहास नहीं था। प्राचीन इतिहास आपका भाग 1 होगा, जो कि पाषाण काल एवं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित रहेगा। तो इस तरीके से आपको उन 10 क्लासों का, जो कि हम लोगों ने स्टार्ट करते वक्त आपसे वादा किया था कि हम आपके सामने 10 क्लासेस रखेंगे, तो 10 क्लासेस का ये 10 सेट है, और 10 सेट टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज हमने आपसे डिटेल में बता दिया है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे जिसके थ्रू जो है आज सेट नंबर 3 जो है वो सामान्य हिंदी का वाक्यांशों के लिए एक शब्द भाग 1 आप हमारे साथ आज डिस्कशन करेंगे। तो हम आगे चलते हैं इसी के साथ। सेट नंबर 3 वाक्यांशों के लिए एक शब्द भाग 1।
जैसा कि आपको स्लाइड पे पहला क्वेश्चन दिख रहा है, हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द की क्लास के साथ आज उपस्थित हुए हैं आपके समक्ष। तो इसमें जो है आप क्वेश्चन को बहुत ही आराम से और सीरियसली और सिंसियरली आप देखते चलिए। इसमें एक एक विकल्प भी बहुत महत्वपूर्ण है और आपका सामना ऐसे ऐसे शब्दों से होने वाला है जो कि एग्ज़ाम हाल में आपको कई बार देखने को मिले हैं और आगे अभी मिलते ही जाएंगे, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट कैटेगरी के वर्ड्स होते हैं। तो आप जो है, आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि आप शांति से हमारे साथ देखते, और जहाँ भी आपको लगे कि हाँ ये नोट डाउन करने के लायक कंटेंट्स हैं तो आप वहाँ पे अपनी नोट्स में नोट डाउन करते चलिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। आइए हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है, निम्नलिखित वाक्यांशों में से अपरिणित शब्द से संबंधित है। निम्नलिखित वाक्यांशों में से अपरिणित शब्द से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में कहा गया है, जो कहा ना जा सके, जिसकी चिंता नहीं हो सकती है। सी नंबर है, जिसका विवाह ना हुआ हो, जो अग्र की बात सोचता है। आपको 4 विकल्प दिख रहे हैं कि निम्नलिखित वाक्यांशों में से अपरिणित शब्द से संबंधित, तो अपरिणित जो शब्द है उससे संबंधित कौन सा वाक्यांश है। अपरिणित का क्या मतलब होता है ये आप कैसे देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए से रिलेट कीजिए कि जो कहा ना जा सके, यानी कि जिसको कहना थोड़ा मुश्किल है उसे हम कहते हैं अकथनीय। वो अकथनीय होता है। जिसकी चिंता नहीं हो सकती है, जिसके बारे में चिंता नहीं की जा सकती है, जिसकी चिंता नहीं हो सकती है, उसे हम कहते हैं अचिंत्य। और जो तीसरा है, जिसका विवाह ना हुआ हो, और चौथा है जो अग्र की बात सोचता हो। जिसका विवाह ना हुआ हो, जो वैवाहिक सूत्र में ना बंधा हो, जो परिणय सूत्र, यानी परिणय सूत्र का मतलब विवाह होता है, और जो परिणय सूत्र यानी कि विवाह के बंधन में ना बंधा हो, उसी को हम कहते हैं अपरिणित। और इस तरीके से अपरिणित शब्द का जो सही वाक्यांश है वो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, जिसका विवाह ना हुआ हो। और आगे ऑप्शन नंबर डी में जो सेंटेंस लिखा हुआ है वाक्यांश, जो अग्र की बात सोचता है, जो आगे की सोचता है, जो अग्र सोची होता है, जो आगे की सोचता है, तो ये इससे रिलेटेड नहीं है। इसके जो तीनों ऑप्शन थे, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर ए, वो इस अपरिणित शब्द से संबंधित नहीं थे। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है, जिसका विवाह ना हुआ हो, वो अपरिणित का सही वाक्यांश है। और इसके साथ हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जैसा कि आपको स्लाइड पे दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित क्वेश्चंस में सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है। जिसे भय नहीं हो, जिसको भय नहीं है, जो डरता नहीं है, वो है हमारा निर्भय, बिल्कुल सही है। जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास नहीं है, हम आप हमारे साथ देखते चलिएगा और पढ़ते चलिएगा। जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास नहीं है, तो जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं होता है उसके लिए सीधा सीधा शब्द होता है नास्तिक, और ये बिल्कुल सही है, पहला भी सही है। जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास होता है उसे हम कहते हैं आस्तिक, और ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा ऑप्शन जो हमारा बचता है कि 2 बार जन्म लेने वाला, जिसको यहाँ पे द्विक शब्द कहा गया है, वो द्विक ना होकर के वो शब्द होता है आपका द्विज। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाता है। जो कि हमें ढूंढना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो 2 बार जन्म लेने वाला है उसको द्विज कहते हैं, और इसीलिए ये सही सुमेलित नहीं था, इसी वजह से हमारा उत्तर हो गया। बाकी के तीनों सेंटेंस आपके वाक्यांश सही हैं। तो इसी के साथ हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। बिल्कुल वैसे ही प्रारूप का ये प्रश्न है, सही सुमेलित नहीं हमको देखना है। और जैसा कि हमने आपसे पहली क्लास में डिस्कस किया था कि क्वेश्चंस पढ़ते वक्त हमें अटेंशन बना के रखनी है कि क्वेश्चन में नहीं शब्द है, मतलब क्वेश्चन पॉजिटिविटी यानी कि सकारात्मकता के सेंस में पूछा जा रहा है या नकारात्मकता के सेंस में पूछा जा रहा है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और ध्यान रखते हुए ही अपने क्वेश्चंस को बहुत ही जो है सरल तरीके से, बहुत ही जो है शांत तरीके से पढ़ना है। ज़्यादा हड़बड़ाहट में नहीं पढ़ना है, और हड़बड़ाहट में हमें पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि जब हम हड़बड़ाहट में आ जाते हैं तो हम जो है अपना पेशेंस खो बैठते हैं, हमारे खुद पे हमारा पेशेंस नहीं रह जाता, और पेशेंस को खोने की वजह से
हमारा दिमाग सही तरीके से हमारा सपोर्ट नहीं कर पाता और हम अपना परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। इसीलिए पेशेंस बना के बिल्कुल कूल माइंडसेट के साथ आप बैठिए एग्जाम हॉल में और अच्छे से क्वेश्चंस पढ़िए, उसके आंसर्स का डिस्क्रिप्शन अपना करते हुए और सही आंसर फाइंड आउट करने में आपको हेल्प मिलेगी इस तरीके से। तो पहला ऑप्शन होता है कि अंडे से जन्म लेने वाला या जन्मने वाला, तो वो अंडज होता है, सीधी बात है, बिल्कुल आपका सही है। अनुचित बात के लिए आग्रह, यानी कि जो बात उचित ना हो किसी भी दृष्टिकोण से, उसके लिए जो आग्रह होता है वो दुग्रह शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन दुग्रह एक गलत शब्द है। अनुचित बात के लिए आग्रह के लिए जो हमारा सही शब्द होता है वो होता है हमारा दुराग्रह। अनुचित बात के लिए आग्रह का सेंस देता है दुराग्रह। ऑप्शन नंबर सी, तो हमारा ऑप्शन जो है बी ही सही हो जाएगा, जो कि हमें मिल गया बी पे। यहाँ पे हमें सही सुमेल नहीं है, ढूंढना था। तो ये अनुचित बात के लिए आग्रह दुर्ग्रह से नहीं होता है, दुराग्रह से वो संबोधित होता है। और ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा, जिसका जन्म पहले हुआ हो वो अग्रज होता है। ये बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही हिट वर्ड है, ये दोनों एग्जाम में कई बार आए हैं। जिसका जन्म बाद में हुआ हो वो अनुज है। और इस तरीके से ये हमारे तीसरे क्वेश्चन के चारों आंसर में से बी से हम जाएंगे और बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, आपको दिख रहा होगा स्लाइड में कि आकाश में विचरण करने वाला, आकाश में विचरण करने वाला के लिए एक शब्द है वाक्यांशों के लिए। तो जो आकाश में विचरण करता है उसके लिए हिट वर्ड है नभचर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर बी है खेचर, सी है उपर्युक्त दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये तो होगा नहीं, उपर्युक्त दोनों में हम देख लेते हैं खेचर को। तो खेचर का भी मतलब होता है कि आकाश में विचरण करने वाला। तो खेचर और नभचर हमारा दोनों सही हो जाएगा, इसलिए इन दोनों को सही ना करते हुए ऑप्शन नंबर सी में डिक्लेयर किया गया है कि उपर्युक्त दोनों। तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी से जाएंगे। और ये चौथे नंबर जो कि आकाश में विचरण करने वाला के वाक्यांश के लिए एक सही शब्द है वो खेचर और नभचर दोनों है, और ऑप्शन नंबर सी से हम जाते हैं और आगे कंटिन्यू चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। विजिबिलिटी तो आपकी होगी ही, दिख रहा होगा, ध्यान से देखते और पढ़ते चलिएगा हमारे साथ। जिसका दमन करना कठिन हो, जिसका दमन करना कठिन हो, इसके लिए एक शब्द है जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमारा लिखा हुआ है दुर्मनीय, अच्युत, सी में है हमारा दुर्बोध और दुर्गेय है हमारा डी में। तो इस तरीके से हम जो है देखते हैं कि जिसका दमन करना कठिन हो, यानी जिसको दमन ना किया जा सके। तो दुर्दमनीय हमारा ऑप्शन नंबर ए है, जो कि सही हो जाएगा। दुर्दमनीय मतलब ये सेंस देता है कि जिसका दुष्कर हो, दुष्कर हो जिसका दमन करना, जिसका दमन दुष्कर हो वो होता है दुर्दमनीय, और जो कि दमन करना कठिन है का सही सेंस भी दे रहा है। और ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अच्युत, दुर्बोध और दुर्गेय के लिए जो है ये अलग शब्द है। अच्युत होता है कहीं किसी स्थिति किसी अवस्था से अलग कर दिया गया। दुर्बोध मतलब होता है जिसको जानने में ही जो है जो कठिन हो, जिसको जानना दूर हो यानी दुष्कर हो। और दुर्गेय मतलब भी जानना, दोनों एक दूसरे का सही सेंस देते हैं और आगे इनको डिस्क्राइब किया हुआ है। और जैसा कि आप आगे देख रहे हैं कि क्वेश्चंस में जहां पे हमें ये फील हुआ है कि ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो क्लास में पढ़ाते वक्त या किसी भी तरीके से वो छूट ना जाए हमारी आंखों से या हमारी नज़रों से या फिर आपकी नज़रों से, इसीलिए जो है क्वेश्चंस के नीचे वो वर्ड डिस्क्राइब कर दिया गया है किसी किसी क्वेश्चन में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए जब ऐसा कहीं आपको मिले तो उसमें से आप एक बार देखिए। अगर वो आपके लिए इन जनरल हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगता हो और लगता हो कि हाँ इसका हमारा और इसका आमना सामना पहली बार हुआ, तो आप उसको नोट डाउन करिए अपने नोट्स में। आगे कंटिन्यू हम चलते हैं। तो जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दमनीय, जो कि मैंने आपको बताया भी। दुर्दमनीय और दूसरा है जो अपने स्थान या स्थिति से अलग किया जा सके, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग किया जा सके उसे, उसके लिए पॉपुलर और हिट वर्ड होता है अच्युत। जिसे कठिनाई से जाना जा सके वो होता है दुर्गेय। और जो कठिनाई से समझ में आता हो, समझ में आना और जानना दोनों लगभग सिमिलर का सेंस देते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि दुर्गेय और दुर्बोध जो आपका वो सिमिलर वर्ड हो जाता है, दोनों एक जैसा सेंस देते हैं। तो इसीलिए जो है हमारा अच्युत शब्द जो है वो सही हो जाएगा, जो सही विकल्प है। इसके साथ ही हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि अन्य से संबंध ना रखने वाला, किसी अन्य से संबंध ना रखने वाला, जो कि ऑप्शन नंबर ए में अन्यत्र है, बी में अनन्य है, सी में अनन्यो संबंधी है और डी है हमारा अनन्योनाश्रित।
तो हम अन्य से संबंध ना रखने वाला के लिए ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। अन्यत्र का मतलब होता है कहीं और, जहां कहीं भी। अनन्य का मतलब होता है जो कि अनन्य हो, मतलब जिसके जैसा कोई और ना हो। अनुपम भी इसका एक सेंस देता है। अनोन्या संबंधी, अनोन्या संबंधी हमारा सही शब्द है, जिसका कि वाक्यांश होता है कि अन्य से संबंध ना रखने वाला। किसी अन्य से संबंध ना रखने वाला के लिए हिट वर्ड है हमारा अनोन्या संबंधी, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे हमारा सही हो जाएगा। और अनन्योनाश्रित होता है जो कहीं किसी और पे आश्रित होता है, जैसे, और इसका डिस्क्रिप्शन भी आगे आपको देखने को मिलेगा। आगे आप डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं कि जिस जैसा कोई अन्य ना हो उसको कहते हैं अनन्य या अनुपम, और एक दूसरे जैसा, एक दूसरे पर आश्रित होना होता है अनन्योनाश्रित। तो इस तरीके से हम, ये दो हमारे कैटेगराइज वर्ड थे जो कि आप जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। नोट डाउन आप कर लीजिए, वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लीजिए। अगर आपको कहीं भी लगे कि हाँ ये नोट करने की चीज़ है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और वो चीज़ नोट्स में अपने नोट कर लीजिए। आगे हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। परित्यक्ता, परित्यक्ता शब्द के लिए दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य उपयुक्त है? तो परित्यक्ता शब्द जो कि वह स्त्री जिसका पति मर चुका है, पहला विकल्प। जिस स्त्री के पुत्र या पति हो, दूसरा विकल्प। तीसरा है पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री, चौथा विकल्प। चौथा विकल्प है वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती हो, चौथा विकल्प। तो आप एक बार इसको देखिए कि इसमें से कौन सा होगा। परित्यक्ता का क्या मतलब होता है और इस शब्द से रिलेटेड हमारा कौन सा विकल्प है? तो वह स्त्री जिसका पति मर चुका है, एक ऐसी स्त्री जिसका पति मर जाता है, उसे हम कहते हैं विधवा। नेक्स्ट विकल्प, जिस स्त्री के पुत्र और पति ये दोनों हों, जिस स्त्री के पुत्र और पति ये दोनों होते हैं उन्हें हम कहते हैं पुरंदरी। तो इस तरीके से इसका जो सही शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पुरंदरी। और ऑप्शन नंबर सी जो कि आप देख रहे हैं कि पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री, ये आपका जो शब्द है, वाक्यांश है, वो शब्द परित्यक्ता के लिए बिल्कुल सही वाक्यांश है कि पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री को परित्यक्ता कहते हैं। और वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती है उसके लिए हिट वर्ड होता है आपका परकीया, जो कि यह सेंस देता है कि वह स्त्री जो किसी पर पुरुष से प्रेम करती हो। तो ये चार के चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। खासकर जिस स्त्री के पुत्र पति हो, पुरंदरी और परकीया, ये आप नोट डाउन करते चलिए। आगे हमने डिस्क्राइब कर भी दिया है कि जिस स्त्री के पुत्र पति हो वो पुरंदरी कहलाती है, और वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती हो वो परकीया होता है। इन दोनों शब्दों को आपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा। आगे का हम तो स्त्रियों से संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड जो हमें लगे हैं तो हमने यहाँ पे आपको नोट डाउन करवा दिया है। आप उसको देख लीजिएगा, अपनी नोट्स में जो है नोट कर लीजिएगा और हमारे साथ पढ़ भी लीजिएगा कि जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, जिस स्त्री के पुत्र और पति हो उसे तो अभी आपने देखा आगे पुरंदरी, और आगे जो है जिसके पुत्र और पति ना हो उसे हम कहते हैं अवीरा, जो कि बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। एग्जाम हॉल में आपको जरूर देखने को मिलेगा। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे हम कहते हैं अध्यूढ़ा, बहुत ही पॉपुलर और हिट वर्ड है। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे कहते हैं आगत पतिका। तो इस तरीके से स्त्रियों से संबंधित और कुछ उनके पतियों से संबंधित जो इंटरकनेक्टेड करके सेंटेंस बनाए जाते हैं उससे रिलेटेड ये वन वर्ड, एक शब्द जो है आपको देखने को मिला। अब इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आगे बढ़ते हैं, जो कि दिख रहा है आपको। दूसरे के दोष खोजने वाला एक ऐसा व्यक्ति या ऐसा कोई भी इंसान जो दूसरे में दोष खोजता हो, उसके लिए कौन सा शब्द है? पहला है अनुसंधानकर्ता, दूसरा है छिद्रान्वेषी, तीसरा है आलोचक और चौथा है शत्रु। तो इन चारों विकल्पों पे आप गौर कीजिए कि दूसरे के दोष खोजने वाला एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ दोष खोजता हो। अनुसंधान करता नहीं है, अनुसंधान करता एक अलग सेंस देता है कि जो अपने अनुसंधान में जुटा हुआ हो किसी चीज के। और दूसरा जो है वर्ड है हमारा छिद्रान्वेषी,
और तीसरा है आलोचक और शत्रु। तो आलोचक और शत्रु हमारा सही सेंस नहीं देते हैं, इसलिए गलत हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है छिद्रान्वेषी जो शब्द है, ये दूसरे के दोष खोजने वाला एक हिट वर्ड है, बहुत पॉपुलर है। और ऑप्शन नंबर बी से हम जाएंगे। हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि जो ढका ना हो, यानी कि जो ढका हुआ ना हो, उसके लिए हम किस शब्द से आते हैं? पहला है हमारा अनावृत। जो ढका हुआ ना हो यानी जिसके ऊपर कोई आवरण ना रखा हुआ हो, उसे हम अनावृत कहते हैं। और एक अनावर्त होता है। अनावर्त का मतलब होता है जिसका दोहराव जो है वो ना हुआ हो। अनावर्त जिसका दोहराव ना हुआ हो। और आवर्त का मतलब, आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, आप जानते होंगे कि आवर्त का मतलब होता है कि लगातार जो है वो घूमते रहना, दोहराव करते रहना अपनी स्थिति का, तो वो अनावर्त हो गया। अनावृत्ति और अनावृत जो है वो दोनों एक जैसा सेंस देते हैं, सिमिलरिटी का सेंस देते हैं। इसका भी मतलब होता है कि जो है ढका ना होना। और अनावृष्टि का मतलब होता है कि बारिश बिल्कुल भी ना होना। तो इस तरीके से जो ढका हुआ ना हो उसके लिए जो है हम अनावृत से जाएंगे। और यहाँ पे अनावृत्ति भी उसका ही कुछ सेंस देता है। तो इस तरीके से हम जो है ऑप्शन नंबर ए तो हमारा हिट वर्ड है, लेकिन सी को भी हम सही कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इन दोनों को नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसी के साथ जो है हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आपके सामने स्लाइड पे है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जो आसानी से प्राप्त किया जा सके, जिस चीज को आसानी से प्राप्त किया जा सके। तो इसके लिए जो हमारा पहला वर्ड है वो है हमारा सर्वज्ञ, जो कि जानता है सब कुछ। सर्वज्ञ होता है जो सब कुछ जानता है। सुलभ वो होता है जिसे आसानी से पाया जा सके, जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि सुलभ क्या है, तो जो आसानी से पाया जा सके वो सुलभ होता है। आगे सर्वजित, जो सब कुछ जीत ले। और सुखद, जिसकी स्थिति सुखद हो तो उसे सुखद कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है हम सुलभ से जाएंगे, जो कि जो आसानी से प्राप्त किया जा सकता है उसे हम सुलभ से जो है इंडिकेट करते हैं। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जो कि लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। हमें देखना है कि कौन सा है जो सही सुमेल नहीं रखता है। तो इस तरीके से हम ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं कि जो भू के भीतर का हाल जानता हो। एक ऐसा व्यक्ति जो भूमि के भीतर का हाल जानता हो उसे भूगर्भवेत्ता कहते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और सही है। बी विकल्प है हमारा बीता हुआ, यानी कि अतीत, पास्ट। सी है पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज। स्वेदज बिल्कुल सही है, क्योंकि पसीने का एक और, पसीने को जो है वो हम स्वेद भी कहते हैं। तो इसी स्वेद की वजह से वो स्वेदज हो जाता है। और जो किए गए उपकारों को मानता है, जो व्यक्ति अपने ऊपर किसी दूसरे के द्वारा किए गए उपकारों को मानता है, उसके लिए कृतज्ञ अकृतज्ञ नहीं होता बल्कि कृतज्ञ होता है। इसमें आ जो है वो अननेसेसरी लगा हुआ है, अकृतज्ञ हो जाएगा कि जो उपकारों को ना मानता हो वो जो है अकृतज्ञ हो जाएगा। कृतज्ञ तो होता है कि जो किए गए उपकारों को मानता है, इसीलिए जो है बेमेल यानी कि सही सुमेल यही ऑप्शन नंबर डी नहीं रखता है कि जो किए गए उपकारों को मानता है वो कृतज्ञ होता है, अकृतज्ञ नहीं। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। अब हमको फिर से सही सुमेल ढूंढना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर हम ए देखते हैं कि ऑप्शन नंबर ए है हमारा जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है। अभी जस्ट इसके पहले आपने पढ़ा कि जो किए गए उपकारों को मानता है, जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है उसे कहते हैं कृतज्ञ, या फिर इसे कहते हैं अकृतज्ञ। अकृतज्ञ भी इसको बोल देंगे। और नहीं मरने वाला, अमर, आसान सा शब्द है। विष्णु का उपासक जो होता है वैष्णव होता है, और जो शक्ति का उपासक होता है वो शक्त होता है। शक्ति का उपासक, शक्त यहाँ पे शब्द है, ये जो कि गलत है और हमें नहीं है ढूंढना था कि कौन सा सुमेलित नहीं है। शक्ति का उपासक जो होता है वो शक्त नहीं होता है, वो शाक्त होता है। शाक्त जो होता है वो शक्ति का उपासक का सेंस देता है। भगवान देवी दुर्गा का उपासक जो होता है
उनको हम शाक्त बोलते हैं। और इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेल नहीं होना, ये सेंस जो है किसमें हमें नहीं मिल रहा है। देखते हैं कि जो पहला विकल्प कि जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव जैसा है, एक ऐसा व्यक्ति जो स्त्री के वशीभूत या फिर उसके स्वभाव जैसा है, जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव का है, उसे स्त्रैण बोलते हैं। और एक ऐसा व्यक्ति जो युद्ध में स्थिर रहता है, उसे युधिष्ठिर बोलते हैं, एकदम सही है। और ऑप्शन नंबर सी जो है आपका कि जो कर्तव्य से च्युत हो गया हो, यानी जो कर्तव्य से अपने विमुख हो गया हो, उसे कहा जाता है कि कर्तव्यमयी। उसके लिए एक शब्द है जो कि ये गलत का सेंस दे रहा है, कर्तव्यमयी नहीं होता है, वो कर्तव्य च्युत होता है। यहां जो मई लगा हुआ है इसके स्थान पे वहां पे कर्तव्य च्युत जो होता है वो होता है सही सुमेलित नहीं है, हमको ढूंढना था, सॉरी। तो सही सुमेल जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी से नहीं हो रहा है। और ऑप्शन नंबर डी पे हम जाते हैं कि जो क्षमा पाने के लायक है, जो क्षमा पाने के योग्य है, उसे क्षम्य कहते हैं। और सारे हमारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी जो कि सही मेल नहीं कर रहा था वो हमारा गलत है, और कर्तव्यमयी ना होकर के कर्तव्य च्युत होगा। तो हम आगे क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। जो वर्णन के बाहर या वर्णन के परे हो, जिसका वर्णन ना किया जा सके, जो वर्णन के परे हो, वर्णनातीत, ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, एक ऐसी स्त्री जिसके ऊपर इतना पर्दा या इतना शासन हो कि वो जो है सूर्य तक भी ना देख सके, उसे कहते हैं आसूर्यम पश्या। जिसने सूर्य का भी स्पर्श, सूर्य की किरणों ने भी जिसका स्पर्श ना किया हो, वो होता है आसूर्यम पश्या। तीसरा ऑप्शन है, और जो सुमेलित नहीं है हमें वही ढूंढना है, जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके। एक ऐसा चीज जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके उसे दुर्निवार कहा जाता है, बिल्कुल सही सेंस दे रहा है। और विदेश में प्रवास करने वाला, एक ऐसा व्यक्ति जो विदेश प्रवास कर गया हो, उसके लिए सही शब्द होता है प्रवासी, लेकिन यहां पे अधिशासी से सेंस दिया गया है, लेकिन इसका जो सही शब्द होता है वो होता है आपका प्रवासी, और अधिवासी जो है वो सही शब्द नहीं है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी से हम जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। और ये विदेश में प्रवास करने वाला के लिए जो हिट वर्ड है वो आपका प्रवासी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम चलते हैं, निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है। पहले ऑप्शन नंबर ए हम देखते हैं कि वह मनुष्य जिसकी पत्नी मर गई है, इससे संबंधित ये जो वह मनुष्य जिसकी पत्नी मर गई है, वह पत्नी जिसका जो है पति मर गया है, इनसे संबंधित क्वेश्चंस हम लगभग हर एक एग्जाम में आरओ के अल्टरनेट तो हम देखने को हमें मिलते ही हैं, क्योंकि ये जो है बहुत ही हिट वर्ड है उसके, वो लेता जरूर है यहाँ से, तो इसलिए इनको थोड़ा सा आप गौर से देखिएगा हमारे साथ। निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेल नहीं है, हमें वही देखना है। वह मनुष्य जिसकी पत्नी मर गई है, तो जिसकी पत्नी मर गई है वो विधुर कहलाएगा। और वह स्त्री जिसके पति का स्वर्गवास हो गया हो वो विधवा कहलाएगी। हो गया हो कट के यहां पे आ गया है, तो इसका मतलब होता है कि वह स्त्री जिसके पति का स्वर्गवास हो गया हो, यहां पे लिखा हुआ है ये सेंस जो दे रहा है, और इसका मतलब होता है विधवा। आप देख लीजिएगा, दिख रहा होगा आपको, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। और ऑप्शन नंबर सी है कि वह जिसकी प्रतिज्ञा दृढ़ हो, वो दृढ़ प्रतिज्ञ होता है, बिल्कुल सही है। और जिसने चित्त किसी विषय में लगाया हो, जिसका चित्त, जिसका मन कहीं और अन्यत्र लग गया है, तो वो जो है होता है हमारा, यहां पे चित्त परक दिया हुआ है लेकिन वो चित्त परक नहीं होता है, वो होता है हमारा दत्त चित्त। जिसका मन किसी और विषय में लग गया हो, उसके लिए जो हिट वर्ड होता है हमारा वो होता है दत्त चित्त। तो इसी के साथ हम ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं 15 के बाद। सोलह पे सदावर्त, बहुत ही पॉपुलर वर्ड है, आप नोट कर लीजिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपका। सदावर्त के लिए वाक्यांश है। सदावर्त एक शब्द है, इसके लिए हमें उपयुक्त वाक्यांश जो है ढूंढना है कि सदावर्त है क्या। यहां पे क्वेश्चन जो है आपका
गलत हो गया है। सदावर्त के लिए वाक्यांश है, यहाँ पे क्वेश्चन तो सही है लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका गलत हो गया है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा कि उपर्युक्त में से कौन सुमेलित नहीं है। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन जो सही रहेगा वो होगा सुमेलित नहीं है। इसको ध्यान दे दीजिएगा, सुमेलित नहीं है। आपको नीचे ऑप्शन में देखना है कि सुमेलित कौन सा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन की सेटिंग करते वक्त जो है सदावर्त शब्द से जो है क्वेश्चन बना दिया गया होगा, लेकिन वो मिस्टेक हो गया है उनसे। तो सुमेलित नहीं है, हम देखेंगे कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। जहां खाना मुफ्त में मिलता हो। अब जो सदावर्त आपका शब्द है, आप घबराइएगा मत कि यहाँ पे कुछ गलत हो गया है। सदावर्त जो शब्द था, इस तरीके से सिर्फ आपका एक क्वेश्चन क्लियर होता है, यहाँ पे आपके 4 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। इस तरीके के मेल, सुमेल और बेमेल के क्वेश्चंस को रखने का मात्र यही एक उद्देश्य होता है कि हम एक के साथ ज्यादा क्वेश्चन कवर कर सकें, और इसीलिए ऐसी चीज की जाती है। तो सदावर्त और सदाव्रत जो आपका था, जहां पे खाना मुफ्त मिलता हो, उसके लिए बिल्कुल हिट वर्ड है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा कि जहां औषधि दान स्वरूप मिलती है, जहां पे औषधि दान स्वरूप मिलती है, उसके लिए धातव्य वर्ड है, लेकिन धातव्य जो है उसका सही सेंस नहीं दे रहा है। जहां पे औषधि दान स्वरूप मिलती है उसे दातव्य बोलते हैं, दातव्य बोलते हैं, और वो जो है औषधालय होता है, वो औषधालय होता है। ऐसा औषधालय जो कि दान स्वरूप में देता है औषधियों को, तो वो दातव्य कहलाता है, जो कि एक उसका हिट वर्ड है। और जो धर्माचरण करता है, जिसका आचरण धर्म से बिल्कुल परिपूर्ण है, वो धर्मात्मा होता है। जो पुस्तकों की आलोचना या पुस्तकों की समीक्षा करता है, उनकी गलतियां ढूंढता है, तो वो होता है आलोचक या समीक्षक, जो बिल्कुल सही का सेंस दे रहा है। और ऑप्शन नंबर हमारा जो है, हम यहाँ पे बी से जाएंगे, जहां औषधि दान स्वरूप मिलते हैं उसे हम दातव्य बोलते हैं। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 16 के बाद हम 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेल ना होना, ये आपको देखना है क्वेश्चन। जो व्याख्या करता है, जो व्यक्ति व्याख्या करता है वो व्याख्याता होता है। मन की वृत्ति, मन की अवस्था, जिसकी मन की अवस्था को जो है प्रदर्शित करने वाला शब्द जो होता है वो मनोवृत्ति होता है। जिसकी चिंता नहीं हो सकती वह अचिंत्य होता है। ऑप्शन नंबर सी। तो यहां पे सुमेलित नहीं है ढूंढना है, बाकी तीनों तो सुमेल करते हैं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब कोई भी ऐसा विकल्प नहीं है जो सुमेलित नहीं है। सारे विकल्प यहाँ पे सुमेलित हैं, ए, बी और सी ऐसा प्रिस्क्राइब किया गया है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी से, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन है, और इस तरीके से हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे सारे विकल्प जो है वो सुमेलित हैं। आगे हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि है हमारा अपने मत को मानने वाला। अपने मत को मानने वाला के लिए कौन सा एक शब्द सही है जो अपने मत को मानने वाला हो। कोई ऐसा मत, कोई ऐसा विचार जिसका वो मानने वाला हो, वो होता है एक तो स्वेच्छाचारी है, दूसरा है स्वावश्य, पहला स्वेच्छाचारी, तीसरा शब्द है आपका आत्मभिमत, और चौथा शब्द है आपका मतानुयायी। ठीक है, अपने मत को मानने वाला जो होता है वो आत्मभिमत, उसके लिए सही शब्द होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि सही हो जाएगा। बाकी के जो स्वेच्छाचारी, स्वावश्य और मतानुयायी हैं, इनका सेंस अलग होता है। स्वेच्छाचारी जो होता है, स्वेच्छाचारी जो अपनी इच्छा से आचरण करता है वो स्वेच्छाचारी होता है। स्वावश्य होता है जो अपने वश में हो, ठीक है, जिसका मन या जिसका मत या जिसका जो कुछ भी अपने वश में हो वो स्वावश्य होता है। और मतानुयायी वो होता है जो किसी भी मत का अनुकरण करे, का अनुसरण करे, उसका अनुयायी हो, वो मतानुयायी होता है। तो इस तरीके से हम जो है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, आत्मभिमत, जो कि सेंस देता है आपका अपने मत को मानने वाला। अपने मत को मानने वाला का सेंस देता है आत्मभिमत, वो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप इस पे लगा लीजिए टिक और इसको नोट डाउन कर लीजिए। और इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, 19 नंबर पे। तो हमारा शब्द है अनुश्रुति। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है क्वेश्चन नंबर 19 में,
अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य है, अनुश्रुति एक शब्द है, इसके लिए हमें वाक्यांश ढूंढना है। सुनकर भी ना सुनने का नाटक करना, यानी कि ये जो स्थिति होती है वो अनसुना कर देने की स्थिति होती है। जो सुन के भी ना सुने, अनसुना, देख के भी ना देखे, अनदेखा। तो परंपरा से सुना हुआ, एक निश्चित परंपरा के दृष्टिकोण के थ्रू जो है वो सुनी हुई चीज को कहा जाता है अनुश्रुति। तो परंपरा से सुना हुआ आपका ये सही शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पे। और सी है जो कानों को सुनने में कटु लगे, अपने कानों को सुनने में जो कटु लगे उन्हें करते हैं हम कर्णकटु। वो कर्णकटु होता है जो कि कानों को अटपटा सा लगता है, और जो सुनने योग्य हो उसे, उसके लिए हिट वर्ड है हमारा श्रव्य, जो सुनने के योग्य हो। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, जो पहले था पर अब नहीं है, जो पहले था पर अब नहीं है, उसके लिए ऑप्शन नंबर ए पूर्वज, अंत्यज, भूतपूर्व और आगत, ये चार विकल्प आपके सामने हैं। आप देखिए इसको कि जो पहले था पर अब नहीं है, इस वाक्यांश का एक शब्द इन चारों में से कौन सा होगा जो पहले था पर अब नहीं है। पूर्वज, पूर्वज होता है जो पूर्व में आ चुके हों उस जगह पे, या फिर पूर्व में जन्म ले चुके हों, उन्हें पूर्वज बोलते हैं। अंत्य जो होता है अंत्यज, और भूतपूर्व और आगत। यहां पे आपको तीन तरीके से ये अलग विकल्प, इन चारों में से कोई एक आपको ढूंढना है जो पहले था पर अब नहीं है। उसका जो सबसे सटीक सेंस दे रहा है इन चारों में से वो हमारा है भूतपूर्व। भूतपूर्व जो होता है वो एक सही सेंस दे रहा है कि जो पहले था पर अब नहीं है, और आगत जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो है हमारा होने वाला का सेंस देता है कि जो होने वाला है। तो इस तरीके से जो पहले था पर अब नहीं है के लिए जो सही सेंस देने वाला वर्ड है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी भूतपूर्व। क्वेश्चन नंबर 21 पे हम चलते हैं अब। जो कठिनाई से मिलता है, एक ऐसी चीज जो कि कठिनाई से प्राप्त होती हो। पहला ऑप्शन दुर्लभ, दूसरा अलभ्य, तीसरा अप्राप्य और चौथा विकल्प है हमारा अनुपलब्ध। तो एक ऐसी चीज जो कि कठिनाई से प्राप्त होती हो, जो कठिनाई से मिलता हो, वो है हमारा दुर्लभ, जो कि ऑप्शन नंबर ए पे ही इंडिकेट किया गया है कि जो कठिनाई से मिलता है वो दुर्लभ होता है। अलभ्य होता है जिसको प्राप्त ना किया जा सके। अप्राप्य होता है जिसको प्राप्त ना किया जा सके। एक तरीके से दोनों सही सेंस, एक सेंस देते हैं। और अनुपलब्ध होता है कि जो कि उपलब्ध हमारे पास नहीं है, वो अनुपलब्ध है। इस तरीके से हम ऑप्शन नंबर ए पे जाते हैं, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में शब्द दिया हुआ है अनश्वर, और इसके लिए एक जो है वाक्यांश आपको चुनना है। तो हमारा जो है पहला यहां पे विकल्प है कि नष्ट होने वाला, अनश्वर विकल्प है हमारा, नष्ट होने वाला। दूसरा है ईश्वर को ना मानने वाला, तीसरा है नष्ट ना होने वाला, और चौथा है इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके। आराम से इसको पढ़िए और शब्द का पता लगाइए कि अनश्वर जो है वो किससे मेल खाता है। इसके लिए सही वाक्यांश आपका क्या है? तो सही वाक्यांश अनश्वर, मतलब जो नष्ट होने वाला है वो नश्वर होता है, नाशवान होता है। अनश्वर वो होता है जो नष्ट ना होने वाला हो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी नष्ट ना होने वाला, ये अनश्वर का सही वाक्यांश है। ईश्वर को ना मानने वाला, ये जो ईश्वर को नहीं मानता है वो जो है वो नास्तिक होता है, ना मानने वाला। और अगर मानने वाला है तो वो आस्तिक होता है। और ऑप्शन नंबर डी जो इंद्रियों के द्वारा ना जाना जा सके, इसके लिए जो वर्ड होता है आपका वो होता है अगोचर। जो कि इंद्रियों के द्वारा ना जाना जा सके उसके लिए आपका एक वर्ड होता है अगोचर। इसी के साथ हम ऑप्शन नंबर जो है सी से जाएंगे, और सी इसका सही विकल्प हो जाएगा। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं कि जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि जीवन के एक अंश को लेकर, जीवन के एक अंश को लेकर के लिखा गया प्रबंध काव्य जो होता है वो क्या होता है? क्या जीवनी कहलाता है, संस्मरण कहलाता है कि खंड काव्य कहलाता है? आगे हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमको दिख नहीं रहा था प्रॉपर तरीके से।
हाँ, जीवन के एक अंश को लेकर के लिखा गया प्रबंध काव्य, जीवनी, संस्मरण, खंड काव्य और महाकाव्य, इन चारों में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है, जो खंड काव्य है, वो बिल्कुल सही इंडिकेशन देता है कि जीवन के एक किसी अंश को लेकर के लिखा गया खंड, जो अंश होता है, जो प्रबंध काव्य लिखा जाता है, वो खंड काव्य कहलाता है। बाकी जीवनी, संस्मरण और महाकाव्य ये तीनों अलग सेंस देते हैं। जीवनी आपका क्या सेंस देता है कि दूसरे के द्वारा लिखा हुआ, दूसरे के द्वारा, किसी दूसरे के द्वारा, किसी दूसरे के लिए, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा और किसी दूसरे व्यक्ति के लिए लिखा गया जो उसका जीवन चरित्र होता है, वो जीवनी कहलाता है। संस्मरण जो होता है आपका, संस्मरण होता है कि स्वयं के द्वारा लिखित जीवन चरित्र, एक ऐसा जीवन चरित्र जो स्वयं के द्वारा लिखित हो, तो वो होता है हमारा संस्मरण। और तीसरा है खंड काव्य, जो कि पहले हमारे पूछे गए प्रश्न का जो है वो सही शब्द है, खंड काव्य, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। और महाकाव्य ऐसा काव्य होता है को जीवन को बिल्कुल सारगर्भित तरीके से पूरे जीवन की रचना को रचित कर देना, वो होता है हमारा महाकाव्य, जो कि ऑप्शन नंबर डी में था, जो कि ये मेल नहीं खा रहा है। और इन चारों जो है शब्दों का जो डिस्क्रिप्शन है वो आगे आपको दिया गया है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में कि जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य खंड काव्य होता है, स्वयं के द्वारा लिखित जीवन चरित्र ये संस्मरण होता है, और नेक्स्ट है कि संपूर्ण जीवन को के सर्गबद्ध काव्य को महाकाव्य कहते हैं, और किसी दूसरे के व्यक्ति के द्वारा लिखा गया जीवन चरित्र वो जीवनी होता है। और इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 24 पे जाते हैं कि व्यर्थ खर्च करने वाला व्यक्ति, जो व्यर्थ खर्च करता है, अपव्ययी, फिजूल खर्च, मितव्ययी और कृपण, इन चारों ऑप्शंस को आप देखिए और इसको बताइए इसमें से कि कौन सा सही विकल्प इसका होगा कि व्यर्थ खर्च कर डालने वाला। अब बहुत ही आराम से इसको पढ़ना है, और इसमें जो क्वेश्चंस की एक विशेषता ये भी है कि क्वेश्चंस में जो विकल्प रखे गए हैं, हालांकि सब में ये पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन मोस्टली रखे गए हैं कि प्रश्न में ऐसे ही विकल्पों को चूज किया गया है कि जो एक दूसरे से रिलेटेड हों और जिनसे जो है नए प्रश्न बन सके, जो कि इंपॉर्टेंट हो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए। तो इसीलिए जो है क्वेश्चंस को इसी तरीके से डिस्क्राइब किया गया है कि उसके विकल्प जो है वो मैच करने वाले हों, बहुत ही क्लोज संबंध रखते हों पूछे गए प्रश्न से। तो व्यर्थ खर्च कर डालने वाला, अब यहाँ पे बहुत ही सावधानी से आपको समझना है कि व्यर्थ खर्च कर डालने वाला, व्यर्थ मतलब कि जो बेकार में ऐसे ही खर्च कर रहा है, जिसको कोई हेडक नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, उसे हम कहते हैं अपव्ययी। उसके लिए सही शब्द है अपव्ययी, और ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। लेकिन दूसरा ऑप्शन नंबर बी फिजूल खर्च, जो फिजूल खर्च होता है वो भी यही चीज का सेंस देता है। फिजूल खर्च भी आपका यही सेंस देता है कि फिजूल में खर्च कर देना, बेकार में खर्च कर देना। लेकिन इन दोनों वर्ड्स के लिए जो है वो एक उपयुक्त वाक्यांश है। वाक्यांश अपव्ययी मतलब होता है कि जो बेकार में खर्च कर दे रहा है वो तो व्यर्थ हो गया, लेकिन उसके पास जो है वो धन काफी है, यानी कि उसके पास धन भंडार है और उसमें से वो जो है व्यर्थ में खर्च कर दे रहा है, तो इसके लिए अपव्ययी आपका सही सेंस देता है। लेकिन अब आपके पास धन भंडार भी नहीं है, आपके पास आमदनी के स्रोत भी कम है और बेहद कम है, फिर भी आप व्यर्थ में खर्चा करते हो, तो ये आपका कहलाता है फिजूल खर्च। तो फिजूल खर्च में और अपव्यय में ये संबंध है, दोनों में अलग अलग ये जो है इंडिकेट करते हैं तो एक जैसे सेंस के दोनों शब्द, लेकिन इन दोनों का डिस्क्रिप्शन अगर हम इस दृष्टिकोण से करेंगे तो ये आएगा कि फिजूल खर्च वो होता है जो धन का बहुत ही सीमित या कम स्रोत होने के बावजूद भी आप व्यर्थ खर्च करें, और अपव्यय ये इंडिकेशन करता है कि आपके पास धन भंडार तो है, उससे कोई मतलब नहीं है, धन संपदा से परिपूर्ण है, लेकिन आप फिजूल खर्च कर रहे हैं, तो उसे कहा जाएगा वहां पे कि व्यर्थ अपव्ययी। और ऑप्शन नंबर सी में आपका लिखा हुआ है मितव्ययी। मितव्ययी जो होता है, जो बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही आनाकानी करके, बहुत ही टाल मटोल करके खर्च करता हो, वो होता है मितव्ययी। और कृपण जो होता है कि वो खर्च ही नहीं करता है, कंजूस है, वो पहले ही सोच के बैठा रहता है कि हमें खर्च करना ही नहीं है, चाहे स्थिति परिस्थिति कैसी भी हो। तो चारों तरीके के व्यक्तित्व होते हैं जो आपको मिलते भी हैं, और ये शब्द इस तरीके से हम ऑप्शन नंबर जो है ए से जाएंगे, ये हमारा सही विकल्प हो जाएगा। हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, जिसे जानने की इच्छा
ये सही थोड़ा दिख नहीं रहा था स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, जिसे जानने की इच्छा है, जिसे जानने की इच्छा है, जो जानने की इच्छा रखता है वो ज्ञानार्थी या फिर जिज्ञासु या जिगीसु या फिर जिजीविसु, इन चारों में से कौन सा होगा? ज्ञानार्थी, जिज्ञासु, जिगीसु, जिजीविसु। तो एक जैसे मैंने आपको अभी जस्ट इसके पहले ही बताया कि क्वेश्चंस के जो विकल्प रखे गए हैं बहुत ही सोच समझ के रखा गया है उसको, कि वो टैली करे क्वेश्चन से, सारे विकल्प आपके क्वेश्चन से टैली करेंगे और इसके बाद जो है आप सही तरीके से सोच और समझ के सही विकल्प पे आप जाएंगे। तो जिसे जानने की इच्छा है वो होता है आपका जिज्ञासु, और बाकी जो विकल्प है ज्ञानार्थी, जिगीसु और जिजीवसु, इनका अर्थ अलग होता है। ज्ञानार्थी होता है जो ज्ञान का अर्जन करने वाला है, जिगीसु वो होता है जो किसी को जीतने की इच्छा रखता है, और जिजीवसु वो होता है जो बहुत दिनों तक जीने की इच्छा रखता है। तो इस तरीके से जिजीवसु, जिगीसु और ज्ञानार्थी वो अलग शब्द हो गए, और इससे मोस्ट रिलेटेड जो शब्द हो गया जिसे जानने की इच्छा है वो है आपका जिज्ञासु, जो कि आसान भी था। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ये इनका डिस्क्रिप्शन भी आपको यहां पे मिला हुआ है कि ज्ञान के को अर्जन करने वाला ज्ञानार्थी होता है, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिगीसु होता है, और अधिक समय तक जिंदा रहने की या जीवित रहने की इच्छा को रखने वाला जिजीवसु होता है। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 26 पे नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 26 है, वह लड़की जिसका विवाह होने को हो। क्वेश्चन है हमारा, वह लड़की जिसका विवाह होने को हो, यानी कि उसकी दिन, उसका तारीख वो सब निर्धारित कर दिया गया हो, जिसका विवाह होने को हो, लग गया हो, उसे हम क्या बोलते हैं? क्या सधवा बोलते हैं, या वैवाहिकी बोलते हैं, या वंध्या या विवाहिता बोलते हैं? तो इन चारों में से आपको विकल्प चुनना है। सधवा के लिए भी आपको इसके पहले एक बार मिल चुका है कि सधवा क्या होता है, विधवा क्या होता है, प्रोषित पतिका, आगत पतिका क्या होती है। मैंने आपको अभी 4-5 वर्ड्स का कलेक्शन मैंने एक साथ आपको दिखाया था वहां पे। तो वह लड़की जिसका विवाह होने को हो, उसके लिए सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैवाहिकी। बाकी के जो तीनों ऑप्शन हैं, सधवा, वंध्या और विवाहिता, इनको अलग तरीके से डिस्क्राइब कर लेते हैं हम, जो कि इनका सेंस नहीं देते हैं। जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसका सही सेंस देने वाला ऑप्शन ऑप्शन बी है, वैवाहिकी। बाकी सधवा वो होता है जो जिसका पति जिंदा हो, वो सधवा होती है कन्या। और वंध्या होती है कि एक ऐसी स्त्री जिसके कोई संतान ना हो, वो वंध्या कहलाती है। और विवाहिता होता है कि ऐसी स्त्री जिसका विवाह हो चुका हो, उसे विवाहित स्त्री को विवाहिता बोलते हैं। और इसी के साथ ही हम ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे कि वैवाहिकी होता है वह लड़की जिसका विवाह होने को हो, और ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे हम चलते हैं अब, कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। फिर आपका आ गया सही सुमेलित नहीं है, नहीं पे आपको फोकस कर लेना है और देख लेना है कि कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे वर्ड्स का कलेक्शन भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपका। आप इसको ध्यान से हमारे साथ आगे पढ़ते और देखते चलिए, खुद सॉल्व करते हुए चलिए। लोक का, इसी लोक से संबंधित जो होगा वो लोक का कहा जाएगा, और लोक का जो होता है वो लौकिक होता है। ऑप्शन नंबर बी इंडिकेट कर रहा है परलोक का, ये होता है आपका पारलौकिक। ऑप्शन नंबर सी का इंडिकेशन जा रहा है आंखों के सामने, यानी कि परोक्ष। और ऑप्शन नंबर डी का इंडिकेशन आ रहा है आंखों से परे, यानी कि अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष, परोक्ष और लौकिक, इस तरीके से आपकी 4 ऑप्शन है। ये 4 में लोक का लौकिक सही हो गया एकदम, परलोक का पारलौकिक ये भी बिल्कुल सही है। आंखों के सामने परोक्ष नहीं होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, कि परोक्ष और अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष और अपरोक्ष ये होता क्या है, इसको आप देख लीजिए। जो परोक्ष होता है इसका मतलब होता है अक्ष के परे, आपकी अक्ष यानी कि जो आंख है, आंख के परे। अब आंख के परे अगर चीज हो गई तो वो तो अप्रत्यक्ष हो गई। अगर आंख के परे आपके कोई चीज हो गई, अक्ष के परे आपकी चीज हो गई, तो वो तो अप्रत्यक्ष हो गई। तो वो परोक्ष अप्रत्यक्ष का सेंस देता है। और इसने कहा है कि आंखों के सामने, यानी कि आंखों के सामने जो होता है वो परोक्ष ना होकर के वो होता है प्रत्यक्ष। और ऑप्शन नंबर सी हमारा इस तरीके से सही हो जाएगा। जो आंखों के सामने होता है, आंखों के सामने जो होता है उसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष।
या फिर इसे हम कहते हैं अपरोक्ष, इसका एक सेंस होता है जो दूसरे वर्ड से जाता है अपरोक्ष। तो ये दोनों सिमिलर वर्ड होते हैं, प्रत्यक्ष और अपरोक्ष। प्रत्यक्ष अपरोक्ष के सिमिलरिटी देता है और परोक्ष जो है वो अप्रत्यक्ष की सिमिलरिटी देता है। तो इस तरीके से हम ये बहुत ही महत्वपूर्ण 2 और 4 शब्द हैं, 2 और 2 4, जो कि एग्जाम में हमें लगता है पूछे ही जाते हैं। सामान्यतः जो है ये जनरली हम इन्हें एग्जाम में देखते ही देखते हैं, इतने इंपॉर्टेंट है ये। तो इनको जो है आप नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोट्स में। कंटिन्यू आगे। निम्नलिखित में सही सुमेलित है, अभी तक सही सुमेलित नहीं है हमको मिला, लेकिन ये पहला क्वेश्चन हमें शायद मिला है कि जो सही सुमेलित नहीं है के बारे में, सही सुमेलित है के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा है जो सही सुमेलित है। तो यहां पे पहला ऑप्शन है जो पिता की हत्या कर चुका है, जो पिता की हत्या कर चुका है, पितृहंता, बिल्कुल सही सुमेलित है, सही सुमेल हमें देखना है। दूसरा ऑप्शन है जो माता की हत्या कर चुका है, वो मातृहंता, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। क्वेश्चन गलत हो गया क्या? नहीं, ठीक है, आगे आप कंटिन्यू बढ़ते रहिए हमारे साथ। जो पिता की हत्या कर चुका है, सही सुमेल हमें देखना था, जो पिता की हत्या कर चुका है वो पितृहंता होता है, जो माता की हत्या कर चुका है वो मातृहंता होता है। जो अपनी हत्या करता है या अपनी हत्या कर सकता है, ऐसी उसकी मनोदशा या मानसिक स्थिति हो गई है, जो खुद पे भी जो है वार कर ले, खुद का भी नुकसान कर ले, वो आत्मघाती हो जाता है। और ऑप्शन नंबर डी है आपका उपर्युक्त सभी। तो ये सही, सभी सही हो जाएंगे, जितने भी विकल्प हैं सारे के सारे सही सुमेलित हैं, तीनों ऊपर के। और ये सेंस जो है वो ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी के साथ दिया जा रहा है। और इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट हुआ। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका कि निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। अब यहां पे आपको ढूंढना है कि कौन सा क्वेश्चन सही सुमेलित नहीं है। तो पहला है किसी मति कि जिसकी मति जो है वो झटपट सोचने वाली हो, यानी कि वो तुरंत सोचता है। कोई चीज देखी, किसी भी स्थिति, किसी भी परिस्थिति पे जो है उसका तुरंत दिमाग काम करता है और तुरंत वो सोच ले जाता है, तो उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्न मति। बिल्कुल सही है, ये आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही है, ये सुमेलित है। दूसरा विकल्प हम चलते हैं, जिसकी बुद्धि कुश के नोक की तरह पैनी हो। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि जो है वो कुश के नोक की तरह पैनी हो, उसे हम कहते हैं कुशाग्र बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि। तीसरा ऑप्शन है आपका विकल्प, वह जिसकी दृष्टि दूर तक जाए, जिसकी दृष्टि दूर तक जाए उसे दूरंदेश या दूरदर्शी कहते हैं। दूरंदेश आपके लिए एक नया शब्द है, इसको आप नोट करिएगा, दूरंदेश, ये आपको नोट करके रखना है, एग्जाम में ये मिलेगा। दूरदर्शी आपको नहीं मिलेगा, आपको शब्द का डिस्क्रिप्शन तो यही मिलेगा कि जिसकी दृष्टि दूर तक जाए, जो दूर तक देख सके, जो दूर तक देखने में सक्षम हो, लेकिन दूरंदेश आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए दूरंदेश आप नोट कर लीजिए। और दूरदर्शी तो पॉपुलर वर्ड है, पॉपुलर वर्ड सामान्यतः एग्जाम हॉल में क्वेश्चन से हटाए जाते हैं कि आपकी नजरों के सामने जल्दी से ना आए और आपको समझ में ना आए। इसीलिए तो क्वेश्चन को थोड़ा सा कठिन बनाने का ये एक तरीका होता है कि शब्दों का हेरफेर और शब्दों का खेल उसमें होता है। तो दूरंदेश को आप जो है अपने नोट्स में नोट करके रखिएगा। और ऑप्शन नंबर डी जो है आपका, जो सबको समान भाव से देखे। एक कैसा भी व्यक्ति जो सबको समान भाव से देखे, वो समभावी। समभावी यहाँ पे थोड़ा गलत शब्द हो गया, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित ना रखने वाला हमारा ऑप्शन नंबर डी है, जो सबको समान भाव से देखे। जो सबको समान भाव से देखे उसे हम कहते हैं समदर्शी। वो समदर्शी होता है। समभाव जो होता है वो संभावी जो होता है कि जो संभव हो, ऐसी चीज जो होने वाली हो और संभव हो, उसे हम कहते हैं संभावी। तो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 30 पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, जो कि वनस्पति के आहार को करने वाला, वनस्पति का आहार करने वाला एक ऐसा व्यक्ति जो वनस्पतियों को खाता हो। एक ऐसा व्यक्ति जो वनस्पति का आहार करता हो, उसके लिए उपयुक्त सब हमें ढूंढना है। ऑप्शन नंबर ए में हम देख लेते हैं फलाहारी। फलाहारी सेंस देता है फल को खाने वाला, जो फल फूल को खाके जीवित रहता है। फल फूल को खाने वाला, फल फूल को खाके जीवित रहने वाला। शाकाहारी जो होता है
वो शाक सब्जियों को खाने वाला, शाक सब्जियों को खाने वाला जो होता है वो आपका शाकाहारी होता है। एक वनस्पत्याहारी शब्द है जो कि ये इंडिकेट करता है कि जो वनस्पति का जो आहार करता है, जो वनस्पतियों का आहार करता है, वो जो है वनस्पत्याहारी होता है। इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। और निराहारी एक ऐसा होता है जो कि बिना आहार के ही रहे, जो आहार ना करता हो, तो वो निराहारी होता है, जो आहार ना करे। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं 31 पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इसके वर्ड जो है लिखे हुए हैं वो एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है आपके। तो हमारा जो है पहला ये क्वेश्चन 31 है कि जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे, एक ऐसा व्यक्ति जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे। तो प्रतिवाद से ही इस चीज को हमें पकड़ना है कि प्रतिवाद और प्रतिवादी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है आपका, कि जो दायर हुए मुकदमे का प्रतिवाद करे उसे प्रतिवादी कहते हैं। अब जो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है अभियुक्त, अभियुक्त का मतलब होता है दोषी, और वादी जो होता है जो इस मुकदमे को दायर करता है, जो दायर करता है मुकदमे को, जो मुकदमे को दायर करता है वो वादी होता है। और शीघ्रगामी वो होता है जो जल्दी जल्दी चले, यानी कि जल्दी जल्दी चलने वाला, शीघ्रता से चलने वाला जो होता है आपका शीघ्रगामी होता है। और इस तरीके से हम जो है वो विकल्प बी से जाएंगे कि जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे उसे हम प्रतिवादी कहते हैं। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 32 पे हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट, जिसे बुलाया ना गया हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसे बुलाया ना गया हो, वो खुद ही आ गया हो। तो जिसे बुलाया ना गया हो वो होता है हमारा, उसके लिए एक शब्द होता है अनाहूत। और एक पहले हम ऑप्शन नंबर ए देखते हैं जो कि है अतिथि, बी है हमारा अनाहूत, तीसरा है हमारा आगंतुक और चौथा है हमारा आतिथ्य। तो जिसे बुलाया ना गया हो, इसके लिए सही शब्द आप ए बी सी डी इन चारों विकल्पों में देखिए और डिसाइड कीजिए कि कौन सा होगा। यहाँ पे सिमिलर वर्ड लिखे गए हैं जो कि चार के चारों वर्ड जो है वो एग्जाम हॉल में बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इनको कैटेगराइज करके ऐसे बनाया गया है कि जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो वो होता है अनाहूत। इन चारों में वो अनाहूत होता है। और जो अतिथि होता है जिसके आने की कोई तिथि नहीं है, मेहमान, वो अतिथि होता है। आगंतुक होता है कि जो कहीं और निकला है, घूमते फिरते कहीं और होते हुए फिर कहीं और किसी और के यहाँ चला जाए, यानी कि वो आगंतुक होता है, घूमने फिरने वाला, घूम फिर के कहीं भी, जो प्रायः किसी के यहाँ पहुंचा रहता है या किसी भी क्षेत्र में वो निकला तो उस क्षेत्र में भी उसके जो है बिंदु हैं जहाँ पे उसका जाने का अड्डा है, वो अपना चला जाता है। तो उसको, इस तरीके के व्यक्तित्व को जो है वो आगंतुक कहते हैं, ऐसी स्थिति को। और आतिथ्य जो होता है कि अतिथि जिसके यहाँ पहुंचता है और जो स्वागत सत्कार और आवाभगत करता है वो आतिथ्य कहलाता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 32 कंप्लीट हुआ आपका। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के साथ। 33 हमारा जो क्वेश्चन है, जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो, अविवेकी, विवेकी, दुर्बोध और दुर्गेय। अब यहां पे आपको जो है चारों विकल्प दिख रहे होंगे कि जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसे अच्छे और बुरे का ज्ञान ना हो, उसे हम अविवेकी, पहला ऑप्शन डिक्लेयर कर रहा है कि अविवेकी कहेंगे। विवेकी तो होगा नहीं, विवेकी का मतलब होता है कि जो विवेकशाली हो, बुद्धिमान हो, जिसे अच्छे बुरे का ज्ञान हो। दुर्बोध होता है ऐसा जिस चीज को जो है, जिसका बोध करना कठिन है, दुष्कर है, वो दुर्बोध होता है। और दुर्गेय भी होता है कि जिसको जानना कठिन है। दुर्गेय होता है कि जिसका ज्ञान कठिन हो, जिसको जानना कठिन हो, वो दुर्गेय होता है। और जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो, उसके लिए सबसे सही सेंस हमारा देने वाला ऑप्शन नंबर ए पे अविवेकी है, जो कि अविवेकी के साथ हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 आपको दिख रहा होगा, आपाद मस्तक। क्वेश्चन एक हमारा है क्वेश्चन नंबर 34 जिसपे लिखा हुआ है आपाद मस्तक। आपाद मस्तक का जो है संबंधित वाक्यांश है कौन सा? ऑप्शन नंबर ए से हम जाएंगे पहले कि वह जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हों, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हो, क्या वो आपाद मस्तक होता है? वह जो पैरों से पान करता है, क्या वह होता है
या पैरों से मस्तक तक, क्या वह होता है? या सिर का मुकुट, क्या ये होता है? तो ये आपाद मस्तक शब्द से ताल्लुक रखने वाला वाक्यांश जो है वो क्या है? तो वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पैर से मस्तक तक, सिर से लेकर के पैर तक को आपाद मस्तक कहते हैं हम। और जो पहला शब्द है वाक्यांश है कि वह जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, वह जो पैरों से पान करता है, और जो सिर का मुकुट है, ये तीनों इस शब्द का सही सेंस नहीं देते हैं। और इस शब्द का सही सेंस देने वाला है ऑप्शन नंबर सी। और इस तरीके से हम ऑप्शन नंबर सी पे जाते हैं, सी हमारा सही हो जाएगा। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। और जो है इसमें एक शब्द है कि वह जो पैरों से पान करता है, उसके लिए सही शब्द होता है आपका पादप। अच्छा, उसका डिस्क्रिप्शन भी आपको आगे मिल रहा है कि वह जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, वो होता है आपका आप्त काम। और दूसरा होता है जो पैरों से पान करता है, वो होता है पादप यानी वृक्ष। आपको पता ही होगा कि वृक्ष जो है वो उसकी जड़ें जो है वो जल को खींचती हैं, और इस तरीके से पैरों से पान करने वाला होता है वो, इसीलिए उसको हम पादप कहते हैं। और इसके साथ ही हम क्वेश्चन नंबर जो है वो नेक्स्ट पे चलते हैं। नीले रंग का कमल, एक ऐसा कमल जो नीले रंग का है। अब चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे कि नीले रंग का कमल को हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा इंदिवर, दूसरा है हमारा नीलाभ, तीसरा है पुंडरीक, और चौथा है नीलाक्ष। तो यहां पे हम चारों विकल्प से जाते हैं। पहला है इंदिवर। इंदिवर बिल्कुल सही शब्द है जो कि नीले रंग का कमल का सेंस देता है। नीले रंग का कमल यानी कि वो इंदिवर होता है, और ऑप्शन नंबर ए उसके लिए सही हो जाएगा। नीलाभ सेंस देता है कि एक ऐसी चीज जिसकी आभा जो है वो नीली हो, जिसका आभा मंडल जो है वो नीले रंग का हो, वो होता है नीलाभ। और पुंडरीक होता है सफेद रंग का कमल, कमल का फूल जो कि सफेद रंग का हो तो उसे पुंडरीक कहा जाएगा। और नीलाक्ष होता है कि जिसका अक्ष यानी जिसकी आंखें नीली हो, वो नीलाक्ष होता है। और इसी से संबंधित कुछ और शब्द हैं जो आगे दिए हुए हैं, वो आप डिस्क्रिप्शन में नीचे देख लीजिए, इसके डिस्क्राइब किया गया है। और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 36 पे हम चलेंगे। डिस्क्रिप्शन इसका देख लीजिए कि जिसका कंठ नीला हो वो नीलकंठ है, उससे उसी से रिलेटेड एक शब्द है जो कि लिखा गया है यहाँ पे। जिसकी आंखें नीली हो नीलाक्ष है, सफेद रंग का कमल पुंडरीक होता है, जिसकी आभा नीली हो वो नीलाभ कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 36 पे अब हम चलते हैं कि जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, एक ऐसी चीज जो अभी अभी उत्पन्न हुई है। ए दत्तक, अग्रभूत और अशोक, इन चारों में से कौन सा होगा? तो जो अभी अभी उत्पन्न हुआ है उसके लिए पहला जो है ऑप्शन दत्तक है, जो कि सही नहीं है। अद्य प्रसूत, ये आपका बिल्कुल करेक्ट वर्ड हो जाएगा, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको लगा के रख लीजिए अपने एग्जाम हाल के लिए, एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो। अद्य प्रसूत। अग्रभूत जो होता है आगे होने वाला, जो हो चुका है, जो आगे हो चुका है वो अग्रभूत होता है। और अशोक वो होता है जिसको कोई शोक ना हो। अशोक जो है इस नाम का डिस्क्रिप्शन जो है इस शब्द का होता है कि जिसको कोई शोक ना हो, जो शोक ना करता हो किसी चीज का, शोक ना करने वाला, शोक ना करते हुए, किसी भी स्थिति परिस्थिति पे ज्यादा शोक ना करते हुए और अपने काम में आगे बढ़ जाना, तो ये जो है अशोक नाम को डिस्क्राइब करता है। और इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 37 पे आगे बढ़ते हैं। 37 और 38 दोनों एक साथ देखेंगे। 37 होता है हमारा क्वेश्चन है ये, इसमें शब्द लिखा हुआ है निरामिष। निरामिष शब्द का किस वाक्य हेतु प्रयोग होगा? निरामिष जो शब्द है इसका हम उपयोग किस वाक्यांश के लिए करेंगे? जो मांस खाता है क्या उसके लिए, या जो मांस नहीं खाता, या जो मांस और साग दोनों खाता है, या जो सिर्फ केवल साग खाता है? तो हम निरामिष, अब सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि निरामिष को हम डिस्क्राइब करते हैं कि निरामिष शब्द है क्या। निरामिष शब्द जो है वो निर और आमिष, इन दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। निर आमिष यानी कि जो है आमिष का मतलब होता है मांस। जो मांस नहीं खाता है, इसका जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा कि जो मांस नहीं खाता है वो होता है आपका निरामिष।
निरामिष वो होता है जो मांस नहीं खाता है। तो इसका इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि जो मांस नहीं खाता है वो है आपका निरामिष, जो मांस खाता है वो होता है आपका सामिष, और जो मांस और शाक दोनों खाता है वो होता है सर्वाहारी, और जो केवल शाक खाता है वो होता है शाकाहारी। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 38 पे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लगा भी लीजिएगा एग्जाम हाल के लिए अपने। जहां खाना मुफ्त मिलता है, जहां पे खाना मुफ्त मिलता है, इसके लिए एक कौन सा वर्ड सही है? सदाव्रत, सद्भाव, सदाशिव और सदा सुख। यहां पे हम देखते हैं चारों विकल्प में कि जहां खाना मुफ्त मिलता हो इसके लिए कौन सा शब्द सही है। ये मुझे लग रहा है कि रिपीटेड हो गया है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, लेकिन बाकी के जो ऑप्शन है वो आप देखिए, वो आपको नया सेंस देंगे, वो नए हैं। सदाव्रत और सदाव्रत, यहां पे मैंने आपको वहां बताया था कि सदाव्रत और सदाव्रत, ये जो व्रत और व्रत है ये दोनों एक ही सेंस यहां पे देते हैं कि सदाव्रत और सदाव्रत का मतलब होता है जहां खाना मुफ्त मिलता हो। ये पहले होता था, लेकिन अभी प्रायः इसका जो प्रारूप देखने को मिलता है वो व्रत के रूप में देखने को मिलता है, इसलिए सदाव्रत हमारा सही हो जाएगा, जहां खाना जो है वो मुफ्त में मिलता है। सद्भाव, सदाभाव होता है जो हमेशा होने वाला हो, सदाशिव होता है, और सदा सुख होता है कि जो सदा सुखी हो, सदाशिव होता है कि हमेशा उसका भला होने वाला। और इस तरीके से हम ऑप्शन नंबर 39 पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 जो है वो है आपका औदार्य। इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। सर्वदा कल्याण करने वाला सदाशिव, सदा रहने वाला सदाभाव और हमेशा सुखी रहने वाला सदा सुख। इसके साथ जो है हम क्वेश्चन नंबर 39 पे, और 39 और 40 हम दो क्वेश्चन एक साथ देखेंगे। औदार्य दाता एक शब्द है हमारा, औदार्य दाता शब्द के लिए एक वाक्य है। तो जो दान करता है, जो सब कुछ उदारता से देना चाहता है, जो उदारता दिखाता हो और जो उदारता ना दिखाता हो। इस तरीके से हमारे चार विकल्प हैं। जो औदार्य दाता से सबसे ज्यादा क्लोज संबंध रखने वाले, निकट संबंध रखने वाले कौन से हैं, हम आइए देखते हैं। जो दान करता रहता है, जो दान करता रहता है वो मोस्टली दानी उसके लिए एक हिट वर्ड है। जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो, जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो वो होता है हमारा औदार्य दाता। वो है हमारा औदार्य दाता जो सब कुछ उदारता के साथ देना चाहता हो, और जो उदारता दिखाता हो उसे हम कहते हैं औदार्य। जो उदारता दिखाता हो उसे औदार्य कहते हैं, और जो उदारता ना दिखाता हो उसे अनुदार कहते हैं। इसके लिए बिल्कुल, तो हम ऑप्शन नंबर बी से जाएंगे कि जो सब कुछ उदारता से देना चाहता है। 39 के लिए बी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। और आगे हम क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं कि अवर्णनीय, अवर्णनीय। अब यहां भी आपको देखना है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, ये भी आप नोट डाउन करके रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अवर्णनीय का मतलब होता है जिसका वर्णन ना किया जा सके, एक ऐसी चीज जिसका वर्णन ना किया जा सके। तो देखिए कहीं चारों विकल्प में लिखा हुआ है, जो बात वर्णन से परे हो, जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके। यानी कि जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके या जिसका वर्णन ना किया जा सके वो होता है हमारा अवर्णनीय, और हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को हम एक बार देख लेते हैं कि जो बात वर्णन से परे हो, इसके लिए जो हिट वर्ड है आपका वो होता है आपका वर्णनातीत, वर्णनातीत। और जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके, जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके ये होता है आपका वर्णनीय, वर्णनीय। और जिसे वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके वो अवर्णनीय हो गया। और जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके, अब यहां पे कहा शब्द आ जाने की वजह से जो वाणी द्वारा कहा ना जा सके और जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, दोनों लगभग एक ही सेंस दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे व्यक्त करना है और यहाँ पे कहना है। बस इसी कहने और व्यक्त करने के वजह से ही यहाँ पे इनका शब्द चेंज हो जाता है। और जो वाणी के द्वारा ना कहा जा सके के लिए जो शब्द आपका प्रयुक्त होगा वो होगा अकथनीय, यहाँ पे आ जुड़ जाएगा और अकथनीय हो जाएगा। जो वचन या वाणी के द्वारा ना कहा जा सके उसके लिए अकथनीय हो जाएगा,
जो वाणी के द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसके लिए अवर्णनीय हो जाएगा, जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके के लिए वर्णनीय होगा, और जो बात वर्णन से परे हो वो वर्णनातीत होती है। और इस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने हमारे साथ डिस्कस किया 40 नंबर। इसी के साथ हम आगे क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 और 42। क्वेश्चन नंबर 41 चलते हैं हम। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए के लिए उपयुक्त शब्द है, पहला है खग्रास, दूसरा है पूर्णिमा, चंद्र ग्रहण और अमावस्या। तो ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए तो वो होता है हमारा खग्रास, एक ऐसा सूर्य ग्रहण जिसमें सूर्य जो है वो पूरा पूरा कवर हो जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और उसको हम खग्रास कहते हैं, जो कि पहले ही विकल्प पे हमको मिल गया है। और ऑप्शन नंबर बी जो है, यहाँ पे बी और सी होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर बी है पूर्णिमा। पूर्णिमा मतलब होता है कि जब चांद आपको पूरा दिखाई दे, जब चांद आपको पूर्ण रूप से दिखाई दे, जब चांद पूर्ण रूप में हो तो पूर्णिमा होता है। चंद्र ग्रहण एक और सेंस देता है कि जिसमें चंद्रमा जो है उस पर ग्रहण लग जाता है, वो पूरी तरीके से दिखता नहीं है, या कभी पूरा ही नहीं दिखता या फिर कभी आधा दिखता है। और अमावस्या एक ऐसी स्थिति है जिसमें काली रात होती है, जिसमें चंद्रमा नहीं दिखाई देता। 15-15 दिन का अमावस्या और पूर्णिमा का अपना जो है 15-15 दिन का पक्ष होता है, पखवाड़ा होता है, वो चलता रहता है। तो 15 दिन या 14 दिन आपको चांद दिखता है आसमान में, 14-15 दिन आपको आसमान में चांद नहीं दिखता है, रात काली होती है, रात जो है उसमें जो है चांदनी रात होती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 में एक ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए उसको खग्रास शब्द से करते हैं इंडिकेट। और इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं कि अवैध शब्द का एक वाक्य है, एक ऐसी चीज जो अवैध हो। अवैध मतलब जो वैध ना हो सीधे सीधे, या विधि द्वारा मान्यता प्राप्त ना हो, तो उसे हम कहते हैं अवैध। पहला विकल्प ऐसा काम करना जिसमें कोई कानून टूटता हो। यह सेंस तो देता है लेकिन इसके लिए जो है वो एक हिट वर्ड है विधि भंग। विधि भंग जो कि ये सेंस देता है कि एक ऐसा काम जिसको करने से कोई कानून टूट जाता है। जो कानून के अनुसार मान्य है, जो कानून के अनुसार मान्य है उसे हम कहते हैं वैध, और जो विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो उसी को हम कहते हैं अवैध, जो कि ऑप्शन में, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि अवैध। तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी के साथ जाते हैं। सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी में जो लिखा हुआ है कि जो विधि की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है वो अनुपयुक्त है, जो विधि की दृष्टि से नहीं है। आगे हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, ज्ञान नेत्र से देखने वाला। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो अंधा है और जो ज्ञान नेत्र से देखता है, अपने ज्ञान चक्षु से देखता है, उसे हम क्या कहते हैं? ज्ञान चक्षु। बिल्कुल एकदम हिट वर्ड है उसके लिए, ऑप्शन नंबर ए पे ही लिखा हुआ है और हम इसी के साथ जाएंगे, हमारा सही हो जाएगा कि अपने ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति के लिए कौन सा शब्द सही है। त्रिकालदर्शी जो तीनों कालों के बारे में जानता हो, दिव्य चक्षु जिसे दिव्य आंखें प्राप्त हो, दृष्ट दोषी जो जिसके दृष्टि में दोष है, जिसे सही से दिखाई नहीं देता या फिर कोई जो है दोष है उसकी दृष्टि में। तो इस तरीके से ये तीनों जो है वो मिसमैच विकल्प हैं और इसे मैच करने वाला विकल्प है आपका ए, ज्ञान चक्षु। हम क्वेश्चन नंबर इसी के साथ 44 पे जाते हैं। 44 भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट डाउन कर लीजिए इसे। 44 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। पंचामृत शब्द किस वाक्य के लिए उपयुक्त होता है? पंचामृत शब्द किस वाक्य के लिए उपयुक्त होता है? तो 5 ज्ञानेंद्रियों का समूह, 5 ज्ञानेंद्रियों का समूह तो पंचामृत नहीं कहलाता है, ये पंच ज्ञानेंद्रियां होती हैं, पंच ज्ञानेंद्रियां होती हैं। और 5 तत्वों का समूह पंच तत्व होता है, ये भी नहीं है। 5 प्रकार के कोष का समूह पंचकोश कहलाता है, वो भी सही नहीं है। दूध, दही, घृत, शर्करा और मधु यानी शहद से मिश्रित वह पदार्थ जो देवी देवताओं के भगवान के स्नान हेतु बनाया जाता है वो हमारा कहलाता है पंचामृत। और पंचामृत में 5 तरीके के अमृत, 5 तरीके के तत्व जो होते हैं वो शामिल होते हैं। पहला होता है दूध जिससे पंचामृत बनता है, उसमें दही भी होता है, घृत होता है घी, शर्करा यानी कि चीनी या शक्कर, और मधु यानी कि शहद। तो इन 5 प्रकार के तत्वों से बना हुआ जो एक तत्व होता है उसे हम कहते हैं पंचामृत।
और ये भगवान के स्नान, देवी देवताओं को भगवान के उनके स्नान के लिए बनाया जाता है, पूजा पाठ में उनको स्नान करवाने के लिए। और उनके स्नान के उपरांत ये पंच तत्व जो है, जो पंचामृत कहलाता है, भगवान के स्नान कर लेने के बाद ही इसे हम चरणामृत कहते हैं, और जो है प्रसाद के रूप में हम लोगों को वितरित किया जाता है। तो चरणामृत और पंचामृत में यही जो है एक डिफरेंस है। आगे हम इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, दोपहर के बाद का समय। बहुत ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस में हड़बड़ाहट में बिल्कुल ना जाइएगा क्योंकि ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, देखने में आपको लग रहा है, लेकिन हम कभी कभी जो है गलत सोच जाते हैं और गलत क्वेश्चन जो है करके चले जाते हैं और आराम से या बहुत ही आसानी से अपना 1-2 नंबर का नुकसान करवा लेते हैं। दोपहर के बाद का समय, तो जो दोपहर के जस्ट बाद का समय होता है उसका सीधा हिट वर्ड होता है आपका अपराह्न। ऑप्शन नंबर सी में सही हो जाएगा। पूर्वाह्न जो होता है वो सूर्य, दोपहर के पहले का समय होता है वो पूर्वाह्न होता है। और मध्याह्न होता है जो बिल्कुल दोपहर का समय होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट जो दोपहर होता है, जिसको हम 12 बजे का सेंस देते हैं, ये हमारा होता है मध्याह्न का सेंस। तो अपराह्न हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम 46 पे चलते हैं कि अनुचित बात करने के लिए अनुग्रह करना, यानी कि अनुचित तरीके की बात करने के लिए अनुग्रह करना, इसके लिए सही शब्द क्या है? तो ऐसी चीज के लिए जो है सही शब्द पहला ऑप्शन पे हमको दुराग्रह मिल गया है। और दुराधर्ष, दुरूह और दुराशय हमारे जो शब्द हैं वो इस वाक्यांश से मैच नहीं करते हैं। वाक्यांश हमारा है अनुचित बात करने के लिए भी अनुग्रह करना, रिक्वेस्ट करना, तो इसके लिए जो है वो दुराग्रह हमारा सही सेंस देता है और ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। और इसी के साथ ही जो है यहाँ पे 2 शब्द और छूट गए हैं। दुराधर्ष, दुराधर्ष जो होता है वो होता है जिसका दमन करना कठिन हो। धर्ष, दुराधर्ष को अगर हम तोड़ते हैं, दुराधर्ष का जो अगर हम इसको डिस्क्राइब करते हैं तो दुराधर्ष का मतलब होता है दुष्कर हो जिसे धाराशायी करना, दुष्कर हो जिसे धाराशायी करना, वो हमारा कहलाता है दुराधर्ष। और दुरूह मतलब होता है कि जल्दी समझ में ना आने वाला, एक ऐसी चीज जो रूह में उतरना, जिसका रूह में उतरना दुष्कर हो, जिसका अपने मस्तिष्क, अपने दिमाग में, अपने मति में उतरना दुष्कर हो, उसके लिए दुरूह शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही हिट वर्ड है, इसको अपने नोट्स में आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। इसी के साथ ही हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं जो कि हमारा 47 क्वेश्चन नंबर है। जिसका कोई अर्थ ना हो, एक ऐसा क्वेश्चन, एक ऐसा वाक्यांश जिसका कोई अर्थ ना हो, ऐसी चीज जिसका कोई अर्थ ना हो, वो व्यर्थ है, सार्थक है, अवैध है, अव्यक्त है, इन चारों में से कौन सा होगा? तो जिसका कोई अर्थ ना हो ऐसी चीज को हम व्यर्थ कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सा आसान सा सवाल था। ऐसा भी देने की वजह होती है आसान सवालों के साथ जो हम तीन विकल्प देते हैं और एक्स्ट्रा वो कुछ और कहे जाते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। सार्थक यानी कि जिसका अर्थ हो, अवैध यानी कि जो वैध ना हो, अव्यक्त यानी कि जिसे व्यक्त ना किया जा सकता हो। ये तीनों अलग तरीके के सेंस देते हैं। एक क्वेश्चन के साथ आपके 3 और क्वेश्चन तैयार होते हैं इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 48 जो है वो कह रहा है कि जिसकी, थोड़ा स्लाइड ऊपर कर देते हैं, आपको दिखने में शायद दिक्कत होगी। क्वेश्चन नंबर 48, अनुग्रहित। अनुग्रहित शब्द के लिए एक वाक्य है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे भी आप लगा के रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है अनुग्रहित। अनुग्रहित वो होता है, पहला ऑप्शन, जो अनुग्रह के योग्य हो। नहीं, ये नहीं है। जो अनुग्रह के योग्य है उसे हम कहते हैं अनुग्राह्य। अनुग्राह्य। और जो अनुग्रह से युक्त हो उसे ही हम कहते हैं अनुग्रहित। और ये जो शब्द है इसका सही वाक्यांश ऑप्शन नंबर बी में है, जो अनुग्रह से युक्त है, जो जूठा ना हो। जो जूठा ना हो मतलब बिल्कुल स्वच्छ, क्योंकि यहां पे जूठा का सेंस दे रहा है कि जो किसी ने जूठ खाया ना हो, तो उसको हम कहते हैं स्वच्छ। जो किए गए उपकार को ना मानता हो, इसको आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो उपकार को मानता हो वो कृतज्ञ होता है, और जो ना मानता हो
वो आकृतज्ञ होता है। इसी के आगे आप आ जोड़ दिए, आकृतज्ञ हो जाएगा जो उपकार को नहीं मानता है। या फिर इसके लिए एक और वर्ड होता है कृतज्ञ। आप ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 49 पे हम चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, जिसका निवारण ना हो सके, जिसका निवारण ना हो सके अनिवारणीय, अनिवार्य, अविकल, अनिर्धार्य, अनिर्णित या अनिवार्य, ये ऑप्शन नंबर डी पे लिखा हुआ है। अनिवार्य जो सेंस दे रहा है वो आपका ऑप्शन नंबर डी पे देगा अनिवार्य। अनिवार्य का मतलब कि जिसका निवारण ना हो सके, जो अनिवार्य ही है, जिसे करना बिल्कुल अनिवार्य है, सुनिश्चित है, वो होता है आपका अनिवारणीय यानी अनिवार्य, जिसका निवारण ना हो सके। अविकल, अनिर्धार्य और अनिर्णित ये जो है ये अलग सेंस देते हैं, जिनका डिस्क्रिप्शन आपका जो है वो नीचे मिल गया है। तो अविकल जो होता है उसका मतलब होता है कि किसी भी चीज को ज्यों का त्यों, जैसे वो है उसको वैसे ही पेश कर देना, वो आपका अविकल का सेंस देता है। अनिर्धार्य मतलब होता है कि जिसका निर्धारण नहीं हो पाया है। अनिर्णित होता है कि जिसका निर्णय ना हो पाया हो। और इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 50वां, जो कि हमारे आज के सेगमेंट सेट नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है, और हमारा जो टॉपिक जो ये चल रहा है वाक्यांशों के लिए एक शब्द का पहला सेट भाग 1, अभी इसमें से 50 क्वेश्चन का एक सेट लेकर के हम आपके साथ आगे फिर उपस्थित होंगे। पहले हम क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। जो अवश्य होने वाला हो, निश्चित, अवश्य और शाश्वत और अवश्यंभावी। तो जो अवश्य होने वाला हो यानी कि जिसका होना बिल्कुल निश्चित है, वो जो है होता है निश्चित नहीं होगा, क्योंकि निश्चित सिर्फ ये सेंस दे रहा है कि ये निश्चित है, लेकिन उसका होना निश्चित है। अब ये अवश्य और निश्चित दोनों एक दूसरे के सिमिलरिटी के शब्द हैं, जो सिमिलर हैं, एक जैसी मीनिंग रखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो वाक्यांश लिखा हुआ है वो कह रहा है कि जो अवश्य होने वाला हो, अवश्य और निश्चित से तो अवश्य का सेंस मिलता है, लेकिन होने वाला है इसका सेंस दो मिलता है संभावी। तो अवश्यंभावी जो है वो आपका एक सही वर्ड हो जाएगा, जो कि अवश्य होने वाला हो के लिए सही है। और लास्ट हमारा है शाश्वत, मतलब हमेशा चिरकाल तक बने रहना, वो होता है शाश्वत। और इसी के साथ जो है हम अपने ऑप्शन नंबर सी पे जाते हैं। और आज का ये सेट नंबर 3 जो है, सेट नंबर 3 वाक्यांशों के लिए एक शब्द आप लोगों ने हमारे साथ डिस्कस किया। आपको ये डिस्कशन कैसा लगा, आप हमें जरूर हमारे चैनल पे आप जो है इसे हमें हमारा चैनल का वीडियो आप लाइक कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई कमेंट करना हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। और आपको क्वेश्चन पढ़ने में हमारे साथ डिस्कशन करने में कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें इस चीज़ का इंतजार भी रहेगा। और आप हमारे जो है चैनल पे ये पूरी पीडीएफ पाने के लिए, ये जो क्लासेस चल रही हैं हमारी सेट 1, सेट 2, सेट 3 में 50-50 क्वेश्चन का सेगमेंट है, इसकी पीडीएफ को जो है आप पाने के लिए हमारे चैनल में टेलीग्राम लिंक दिया होगा, आप टेलीग्राम पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर आपको जो नंबर हमारे यहाँ का बताया गया है, जो कि मैं आपको एक बार फिर से मेंशन कर देता हूँ, 9651 9503 और 01 और 01 ये जो है 96519503 और 01 ये जो है हमारे यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इस पे जो है कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू भी आपको पीडीएफ जनरेट की जा सकती है। आप टेलीग्राम चैनल पे लिंक भेजिए, वहाँ से भी आपको पीडीएफ जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आप जो है हमारी संस्था से जुड़िए। और इसी के साथ साथ ये RO का ऑनलाइन मोड पे प्रैक्टिस बैच हो रहा है। इसी के साथ ही साथ हमारी संस्था RO के लिए बेहतरीन और तीसरी टेस्ट सीरीज, जो कि पहली और दूसरी हमारी हो चुकी है कंटिन्यू, और तीसरी टेस्ट सीरीज हमारी जो कि इसी 24 सितंबर से ही शुरू होने वाली है। आप जो है अगर इस टेस्ट सीरीज में ऑफलाइन मोड पे अगर इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो हमारे प्रयागराज में सिविल लाइंस पत्रिका चौराहे पे स्थित संस्थान में आप जो है विजिट कर सकते हैं। और आप यहाँ पे आके उसकी इंक्वायरी लेने के बाद आप पूरी डिटेल जानेंगे। उसके बाद 24 सितंबर से होने वाली RO की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में आप शामिल होइए। वहाँ के प्रश्नों का संकलन जो है एग्जाम हॉल में, जैसे जिस तरीके के 140 और 60 क्वेश्चन के हिंदी का सेगमेंट एक में मिला के 200 क्वेश्चन का सेट आता है, वो उस प्रारूप में होगा। आपको पूरे एग्जाम हॉल का क्राइटेरिया वहाँ पे डेवलप किया गया है हमारे इंस्टीट्यूट के माध्यम से, आपको वो मिलेगा। और एग्जाम हॉल का पूरा जो है आपको एक बेहतरीन अनुभव वहाँ पे प्राप्त होगा। तो आप अगर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे संस्थान में आप आएँ। और साथ ही साथ उसके साथ आप ऑनलाइन बैच भी जो है स्टार्ट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं हमारे साथ।
इसमें आप जुड़ सकते हैं। इन दोनों का कोई इंटरकनेक्शन नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग हैं, दोनों का क्वेश्चंस दोनों के अलग होंगे और दोनों का तरीका अलग है। यहाँ पे 50 क्वेश्चन का हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, वहाँ पे आपको 200 क्वेश्चन का पूरा सेट मिलेगा एग्जाम के तरीके से। आप वहाँ बैठिए, आपका रिवीजन होगा, इससे आपको जो है एग्जाम में जो आपसे थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, आप जानते हुए भी जो है अपनी चीज़ों को वहाँ पे सही तरीके से पेश नहीं कर पाते हैं, अपना पूरा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम हाल में एग्जाम देने की एक्सपीरियंसेस की थोड़ी कमी होती है। वो कमी आप हमारे संस्थान में आके पूरी कीजिए। और आपको कोई भी जानकारी लेनी हो, आप किसी भी तरीके की क्वेरी चाहते हो, तो मैंने आपको बताया आप टेलीग्राम चैनल पे मेरे और हमारे यहाँ के व्हाट्सएप या हमारे यहाँ के कॉन्टैक्ट नंबर पे आप सीधे सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।